हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। तो आज हमारा ओबीजी का कौन सी क्लास होने वाली है? लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या टॉपिक रहेगा? एंटीनेटल केयर, एएनसी। जैसा कि आप देख सकते हो, एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ेंगे। इसका टारगेट क्या है? इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे एंटीनेटल केयर में? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, माइनर एलिमेंट्स क्या होते हैं, और विजिट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। WHO का क्या कहना है रिगार्डिंग द विजिट्स, कितने विजिट्स प्रेगनेंसी में होने चाहिए एक्चुअल, माइनर एलिमेंट्स क्या है, क्या फीमेल को छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी में वो क्या होता है, उससे कैसे डील करना है, कैसे पेशेंट को हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, उसके बारे में बताना है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल होना चाहिए। तो जब हमें पता होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तभी तो हम उसके बारे में गाइड कर पाएंगे बेस्ट। तो वही सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीनेटल केयर क्या है? जैसे आप देख सकते हो, सिस्टमैटिक सुपरविजन, एग्जामिनेशन एंड एडवाइस ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज एंटीनेटल और प्रीनेटल केयर। जैसे कि स्टार्टिंग में जिस दिन क्लास स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया था कि आप ओबीजी पढ़ रहे हो, मिडवाइफरी नर्स हो, तो आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? ऑब्स्टेट्रिक। और उसका मतलब क्या है? प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और प्रेगनेंसी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करके बोला? एंटीनेटल। एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फीमेल को क्या प्रॉब्लम होती है, जब एक फीमेल कंसीव करती है उसके बाद क्या होता है? एंटीनेटल। फिर आएगा इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल क्या होता है डियर? इंट्रानेटल का मतलब है जब बेबी को डिलीवर कर रही है उस टाइम हम जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? इंट्रानेटल। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? पोस्टनेटल या पोस्टपार्टम पीरियड हम उसको बोलते हैं। एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल का मतलब ये होता है। अब यहाँ टॉपिक ही एएनसी है, इसका मतलब क्या है? एंटीनेटल केयर के बारे में बताना। तो यहाँ पे फीमेल का क्या करते हैं? सिस्टमैटिक सुपरविजन, एग्जामिनेशन करते हैं, उसे एडवाइस देते हैं उस फीमेल को जो प्रेग्नेंट है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीनेटल और एंटीनेटल केयर है। यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन आप देख सकते हो लिखा हुआ है। इस स्लाइड्स को पहले से ही बनाने का ये मतलब है कि आपको सारी चीजें डिलीवर हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से मैं समझा भी पाऊं कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे और क्या? केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग एन एग्जामिनेशन, जनरल और ऑब्स्टेट्रिकल। जनरल क्या होता है? जनरल हिस्ट्री लेना है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेना है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं? GTPALS बताया था ना, एक पूरी क्लास ही मैंने इसके बारे में लिया था कि ग्रेविडा क्या है, टर्म प्रेगनेंसी क्या है, पैरा क्या है, लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ, सारी चीजें, प्रीटर्म बेबी, पैरिटी, पैरिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है कि जो भी फीमेल को कोई वैसे मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, सर्जिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या उस टाइम पे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके लिए फीमेल मेडिसिन ले रही है, वो सारी जनरल हिस्ट्री हो जाएगा। तो केयरफुली हमें हिस्ट्री लेना है और फीमेल को पूरा एग्जामिन करना है टू कैरी आउट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन। आपने देखा होगा जैसे ही फीमेल कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, बुकिंग विजिट के लिए जाती है, उस टाइम पे उसे क्या बोला जाता है? बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन लिख के दे दिए जाते हैं कि चलो ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराना। इसका मतलब क्या है कि अर्ली फेज में ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे ही फीमेल को पता चला, हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जिसके बारे में फीमेल को खुद ही पता ना हो। इसीलिए सारे ही इन्वेस्टिगेशन और सारे ही टेस्ट जो है वहां पे किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट किए जाते हैं। एडवाइस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आप एक मिडवाइफरी नर्सिंग ऑफिसर्स हो, या ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन, उन्हें सारी चीजें पता है क्योंकि वो डेली बेसिस पे इतने केस डील करते हैं, उनके लिए नॉर्मल आम बात होती है। लेकिन जो फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उसे नहीं पता होता कि क्या उसकी बॉडी में चेंजेस होगा। आप तो 4 साल 5 साल पढ़ के आते हो, तब आपको ये सारी चीजें, फिर भी बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती, या फिर चलो मान लो आपको सारी चीजें पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने उस पर स्टडी किया है, आप एक एक टॉपिक के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हो। लेकिन फीमेल जो है वो तो नहीं पढ़ रही है उससे रिलेटेड, ना उसका ये टॉपिक है, ना उसका सब्जेक्ट है, ना ही उसको इस नॉर्मल इन चीजों के बारे में पता है। ठीक है, तो उसको गाइड करना किसका काम है? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर रोल,
मैंने पहले दिन एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज अ रोल ऑफ अ मिडवाइफरी नर्स, क्या काम होता है उस मिडवाइफरी नर्स का। तो यही चीज फीमेल को बताना, अगर वो कुछ पूछती है या फिर उसे नहीं पता है तो उसको जो प्रेगनेंसी को लेकर एक डर होता है, फियर होता है, एंजाइटी होता है कि मैंने सुना है मैम ऐसा होता है कि बहुत सारी चेंजेस हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, या फिर फेसेस जो हैं, फेस पे डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, पूरा स्किन बॉडी खराब हो जाता है, इतने मोटे हो जाते हैं, फिर हम ऐसे पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। ये सारे जो उसके डाउट्स, एंजाइटी, फियर जो फीमेल के मन में आ रहा है, वो सब उसको बेस्ट गाइड करना, उसे एडवाइस देना, वो हमारा काम है कि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजी है, जो चेंजेस है वो तो होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप कैसे गाइड करोगे, जैसे डिलीवरी होगा उसके बाद दोबारा से ऑर्गन्स क्या होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, फिर फीमेल नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी से सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ में आ गया एंटीनेटल केयर क्या पढ़ने वाले हैं। और अब इस चीज को समझ के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस यहां से कैसे आने वाले हैं। डायरेक्ट वाला क्वेश्चन तो आप तुरंत टक करके कर दोगे, समझ में आ रहा है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपको वीक्स पूछा जाएगा, आपको पता है इतने वीक्स पे होता है, फटाफट आंसर कर दोगे। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही समझ के, सोच समझ के क्वेश्चंस करना होता है कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूं ध्यान से पढ़ना यहाँ पे। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बोलूंगी, यहाँ पे आप स्टार बनाओगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन भी आया भी हुआ है, और ये हमारे एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। जितने भी पॉइंट्स है, सब पे मेरे स्टार लगाने का एक ही मतलब है कि आप यहां से ये समझ जाओ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक फीमेल का हम एंटीनेटल केयर कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वहां पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एएनसी का क्या होता है, टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस। नहीं तो फिर फीमेल को पता लग गया कि चलो भाई किट से टेस्ट किया, पता लग गया मैं प्रेग्नेंट हूं, सीधा डिलीवरी पे जाएगी, नहीं। लेकिन क्यों हमें हर इतने सारे विजिट्स करने होते हैं, जिससे कि अगर फीमेल को कोई हाई रिस्क केस है, मान लो ट्विंस प्रेगनेंसी है, या फिर मान लो उसको उसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो उस हाई रिस्क केसेस को हम पहले ही स्क्रीन कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। तभी मैंने बताया था। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एट द अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर मान लो उस प्रेगनेंसी से रिलेटेड उसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, उसे हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए और उसको ट्रीट कर पाए। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो गया तो प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, या फिर फीमेल को हाइपरटेंशन हो गया तो चलो भाई खत्म हो गया सब कुछ, नहीं। तो अगर अर्ली हम डायग्नोसिस कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, और अर्ली अगर डायग्नोसिस कर लिया तो अर्ली ही हम उसे ट्रीट भी कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। टू एंश्योर द कंटिन्यू रिस्क असेसमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑनगोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो कम्युनिटी जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें प्रिवेंटिव, सारी चीजें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल पे क्या प्रिवेंशन होता है, वो सारी चीजें आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मेनली क्या है, एंश्योर करना कि जो रिस्क असेसमेंट हम करते हैं उसमें हम कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करते रहे। जैसे कि आप बोलते हो वैसे नॉर्मली कितने अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम होती है फीमेल को, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, या कुछ भी ऐसा डिटेक्ट होता है जिसमें हो सकता है उससे हमें 2, 3, 4 बार या 5 से भी ज्यादा बार हमें अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़े, तो वही चीज यहाँ पे बताया है, कंटिन्यू हमें रिस्क का असेसमेंट करते रहना है, एंड टू प्रोवाइड ऑन गोइंग प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हम उसे दे पाए। समझ में आया, जिससे याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, टू एजुकेट द मदर अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर बाय डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, कैसे क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है प्रेगनेंसी में, लेबर के टाइम पे क्या होता है। तो आप जैसे हमें क्या करवाया जाता था पहले, जैसे हम नर्सिंग करते हैं तो नुक्कड़ नाटक, डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे हेल्थ टॉक हमसे दिलवाए जाते हैं कि आप बेस्ट उन चीजों को समझ पाओ। आप कम्युनिटी पे हमें काम करवाया जाता है, और कम्युनिटी लेवल पे पीएससी पे, सीएससी पे हमें काम करने के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे आप क्या कर पाओ, वहां पे फीमेल्स को समझ पाओ। आपको होम विजिट करवाया जाता है कि आप घर पे जाके फीमेल से बात कर पाओ, आपको पता लग पाए कि कैसे आप चीजों से हैंडल करोगे, फीमेल को समझोगे, उससे बात करोगे, कैसे कम्युनिकेशन हम करते हैं, वो सारी चीजें हमें वहां पे सिखाया जाता है हमारे ट्रेनिंग में। तो वही कहीं ना कहीं माइंड में रखते हुए आपको ये चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे इस फीमेल को हम बेस्ट कैसे एजुकेट कर सकते हैं। मान लो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, उसको बिल्कुल कुछ भी पता
नहीं है, तो आप उसको किस तरह से समझा पाओगे? सबका अलग अलग लर्निंग मेथड होता है, समझने का मेथड होता है। तो वही एक बताया है, फिजियोलॉजी जो चेंजेस होते हैं, जो लेबर डिलीवर करते हैं उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है इंट्रानेटल, उन सबको आप एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे भी फीमेल को समझा सकते हो, या फिर फीमेल को अगर आप चार्ट से समझा सकते हो, डायग्राम बना के समझा सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है, जैसे भी, so that the fear is removed and psychology is improved। समझ में आया जो मैंने बताया था ना, फीमेल को डर रहता है, एंजाइटी रहता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस में पेशेंट हो जाती है, तो उन सबको अगर हम पहले से इन चीजों के बारे में एजुकेट करें तो वो फियर और एंजाइटी को हम कम कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, टू डिस्कस विद द कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्योंकि अभी भी बहुत गांव रूरल एरिया में ऐसा है कि जो डिलीवरी है वो घर पे ही हो रहा है, और घर पे होने की वजह से अगर बच्चे में, मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ना, तो वो वहां पे रिजॉल्व नहीं कर पाते और बहुत लेट हो जाते हैं जब तक वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं रिस्क टू द हेल्थ ऑफ मदर एंड फीटस रहता है वहां पे। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल में कोई हॉस्पिटल सेटिंग में डिलीवरी करवाते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे हम अर्लीस्ट ट्रीट कर सकते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन मदर और फीटस को होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए क्या है फिफ्थ पॉइंट में कि हमें डिस्कस करना है, जो कपल है, जो मदर और फादर है ना, उनसे, जो मम्मी पापा बनने वाले हैं, उनसे हमें क्या करना है, उन कपल से डिस्कस करना है कि आपका प्लेस कहाँ पे आप डिलीवरी करवाओगे, आपका टाइम, मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा। जैसे हम तो बताते हैं कि चलो भाई नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तो देख के हमें यही लग रहा है नॉर्मल हो जाएगा, बाकी हम लेटर मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। चलो आप कहाँ डिलीवरी करवाओगे, जैसे एक कपल की बात बताऊं, बोल रहे थे हम पूरा एंटीनेटल केयर सब कुछ हम यहीं रहेंगे, लेकिन डिलीवरी हमें यहाँ नहीं करवाना, डिलीवरी जो है हम अपने मम्मी के घर या वहां पे जाके करवाएंगे, इस तरह से वो बोलते हैं। तो वही सारी चीजें डॉक्टर पहले ही विजिट में उससे पूछ लेता है कि भाई क्या है, कैसे करने वाले हो, क्या आपका प्लान है। वो बोलते नहीं नहीं नॉर्मल तो करना ही नहीं है, जैसे कुछ कुछ कपल्स तो ये बोलते नॉर्मल तो करना ही नहीं है, हमें सिजेरियन करवाना है। तो वो भी कुछ कुछ कपल्स का अपना अपना होता है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करना है, पहले से ही क्लियर रखना है, प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। तो मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाओगे या सिजेरियन करवाओगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूं, टू मोटिवेट द कपल अबाउट द फैमिली प्लानिंग एंड ऑल्सो एप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल सीकिंग एमटीपी। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, मोटिवेट करने का मतलब कि देखो क्या होता है, जब फीमेल डिलीवरी होती है उसके बाद लैक्टेशनल पीरियड होता है ना। लैक्टेशनल पीरियड में हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, और किसी का 3 मंथ्स होता है, अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो 6 मंथ तक, या फिर किसी का तो 1 ईयर तक भी रहता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में हमें जो करना है वो क्या है, 6 मंथ तक रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है किसी किसी केस में फीमेल फिर से कंसीव करके आ जाती है, जबकि एक डिलीवरी के बाद कम से कम 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का तो होना ही चाहिए गैप, तब फीमेल कंसीव करे। तो वो जो पीरियड है उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब दोबारा से फीमेल कंसीव ना करे, जिसके लिए हमको क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बताना होता है, मोटिवेट करना होता है अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड, ठीक है। मतलब क्या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना बेस्ट रहेगा, उन सब चीजों के बारे में भी फीमेल को, तो वो बोलेगा अरे यार छोड़ना, अभी क्यों बता रहे हो, अभी पहले आराम से मेरा बच्चा तो हो जाने दो, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर क्या होता है, वो सारी चीजें, एप्रोप्रिएट एडवाइस कपल को देना, सीकिंग एमटीपी जो ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या है फुल फॉर्म एमटीपी का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें पहले कब तक हो सकता था, 20 वीक्स तक, बट अब जो न्यू गाइडलाइंस आया उसके अकॉर्डिंग एमटीपी हम कहा फीमेल कब तक करवा सकती है, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, विजिट्स। अब विजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, विजिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही मतलब शॉर्ट टॉपिक और स्वीट टॉपिक, बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो ओबीजी का एक बेस है, एंटीनेटल वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। व्हाट इज द विजिट्स, माइनर एलिमेंट्स, क्या एडवाइस देते हैं, क्या हाइजीन के बारे में बताते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो देखो विजिट्स में जब एक फीमेल कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी में हम देखते हैं एंटीनेटल पीरियड में
अप टू 28 वीक्स, अप टू 28 वीक्स कितने विजिट होने चाहिए? 28 से लेकर 36 वीक तक कितने विजिट होने चाहिए? ठीक है, अप टू 28 वीक्स कितने विजिट्स होंगे? 28 टू 36 वीक और आफ्टर 36 वीक। या फिर लिख सकते हो आप 36 वीक से लेकर जब तक फीमेल की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक जो विजिट होता है, 36 वीक से लेकर जब तक फीमेल की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक कितने विजिट्स होने चाहिए एक्चुअल। तो यहां हम बोलते हैं एवरी 4 वीक्स, विजिट्स एवरी 4 वीक्स। यहां पे विजिट्स एवरी 2 वीक्स और यहां पे हम क्या बोलते हैं? वीकली विजिट्स। क्या बोलेंगे डियर? वीकली विजिट्स। यहां पे हम क्या बोलेंगे? वीकली विजिट्स कराना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एवरी 4 वीक्स, 4 वीक्स में एक विजिट, यहाँ पे एवरी 2 वीक्स, तो हर 15 दिन में एक बार फीमेल को विजिट के लिए आना है। तो 28 वीक्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 7 महीने तक फीमेल को हर महीने में एक बार विजिट के लिए आना होता है। 7 महीने में एक बार विजिट के लिए आना है, तो एवरी 4 वीक्स मैंने बोला है। तो 7 विजिट तो यहां से मान लो 28 तक, 28 से 36 में हर 15 दिन में फीमेल को एक बार विजिट के लिए आना, मींस 2 वीक्स में एक बार दिखाना है। ठीक है, और 36 के बाद मान लो 37 पे डिलीवरी है, 38, 39 या 40 वीक्स पे डिलीवरी हो रही है, वहां पे फीमेल को एवरी वीक्स विजिट कराना है, वीकली विजिट होता है वहां पे। समझ में आ गया? तो इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल विजिट्स हमारा जो होता है, टोटल विजिट्स वो कितना होता है? 12 टू 15 विजिट्स। और किसी फीमेल को एक बार प्रेगनेंसी में बोल दोगे ना, वो हिलने को तैयार नहीं होती फीमेल। अरे यार मैं तो प्रेगनेंसी है, मैं कैसे, मैं कुछ नहीं, पानी का बोतल मैं कैसे उठा सकती हूँ? समझ में आ रहा है? तो वो जो सीन रहता है ना कि भाई मैं तो कुछ नहीं करूंगी प्रेगनेंसी में, मुझे कुछ नहीं करना, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। आराम का मतलब इतना ज्यादा भी आराम नहीं करना कि आप एक ग्लास भी उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख रहे हो, खाना खा के भी बेड पे ही ऐसे प्लेट डाल रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा जो है बहुत ओवर हो जाएगा, है ना? इतना भी ज्यादा रेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल विजिट जब आप 12 से 15 बोलोगे ना, तो फीमेल ऐसे दिखेगी, मैं 15 बार मुझे वहां से हॉस्पिटल दिखाने के लिए आना पड़ेगा? नहीं। तो इस 12 से 15 विजिट में वो भी विजिट्स आ जाता है, जैसे आशा वर्कर होते हैं या जो भी आपके नियर बाय होते हैं, कोई भी मतलब नियर बाय जो है वो विजिट के लिए घर पे आते हैं। प्रेगनेंसी है तो आशा वर्कर वैसे घर पे आते हैं कि आप प्रेगनेंसी हो, चलो आप अपना नाम रजिस्टर करवा लो, आपसे पूछते हैं, डाइट भी देने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा जो आपके नियर बाय डिस्पेंसरी होगा या आंगनवाड़ी होगा या फिर जो भी नियर बाय है, वहां से फीमेल्स आती हैं राउंड्स के लिए। अगर आप अपना नाम वहां पे एक बार जाके बुकिंग करवा देते हो तो घर पे ही आते हैं और पूछते हैं आप सही से खा रहे हो, टैबलेट्स ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीजें वो खुद ही पूछने आते हैं। तो वो भी एक विजिट में काउंट हो जाता है। ऐसा नहीं फीमेल को उठ के वहां पे जाना है, वैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी दिखाना होता है, ऐसा नहीं है ये टेस्ट के लिए जाना है, अल्ट्रासाउंड कराया है आपने तो वो दिखाने के लिए जाना है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं कि अगर टोटल विजिट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? 12 टू 15 विजिट्स टोटल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो। और ये 12 से 15 विजिट को कैसे कैसे करना होता है, ये सारी चीजें। अब आता है अकॉर्डिंग टू WHO। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम कितने विजिट्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम कितने विजिट्स होने चाहिए और इन इंडिया मिनिमम कितने विजिट्स होने चाहिए? मिनिमम विजिट्स इन इंडिया, मिनिमम विजिट्स कितने होने चाहिए? ठीक है, और अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम कितने विजिट्स होने चाहिए? तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू WHO 8 विजिट्स इन इंडिया। कम से कम उस फीमेल को एक पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 महीने में, पूरे 280 दिन में कितने बार विजिट करना चाहिए? कम से कम 4 बार। पहले 3 था, अब 4। WHO का भी पहले 4 था, अब 8। समझ में आ गया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो इस वाले टॉपिक से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अब जो नॉट सेट का पैटर्न है, अब जो प्री और मेंस का पैटर्न है, उसको देखते हुए आप कुछ भी छोड़ना नहीं है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अपने आप को हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। क्यों किसी भी चीज के लिए रिस्क लेना? क्या पता आपने ये पॉइंट छोड़ दिया लेकिन दूसरा बच्चा पढ़ के गया, वही उस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन जो भी वहां से आए उसको कर दिया और उसी की रैंक अच्छी हो गई।
तो अपनी तरफ से कोई भी कसर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने विजिट्स की बात की, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रोसीजर्स एट फर्स्ट विजिट। अब एक फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हुई और उसका जो ऑन द डे ऑफ मिस पीरियड, आज पीरियड आना था, वो मिस हो गया, वो कह रही यार पीरियड मिस हो गया। फिर उसने घर पे किट से चेक किया, अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने गई, क्या एक कंफर्म करना है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो पहली बार जब एक फीमेल विजिट के लिए आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुकिंग विजिट। बुकिंग विजिट। इफ अ फीमेल came to the hospital for the first time, this visit is called as booking visit। और अगर एक फीमेल ने 2-3 बार 4 बार पिछले महीने में मान लो 2 बार उसने क्या किया हुआ है, पहले 2-3 विजिट कर रखा है, उस केस को हम बोलते हैं बुक्ड केस, ठीक है। तो बुकिंग विजिट एंड बुक्ड केसेस। बुकिंग केसेस, बुक्ड केसेस का मतलब क्या होता है, तो बुकिंग विजिट का मतलब मैंने आपको बता दिया, 2 टर्म है जो मेनली यूज किया जाता है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बुकिंग विजिट का मतलब याद रखना, इफ द फीमेल केम टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन this visit is called as booking visit। and what is booked cases, if a female already visit 3 to 4 time to the setting, hospital setting और healthcare provider को visit कर रखा है, then this cases is called as booked cases, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों टर्म समझ में आ गया। अब ये जो प्रोसीजर्स एट फर्स्ट विजिट, जब एक फीमेल फर्स्ट विजिट करती है, बुकिंग केस में आई है, तो उस टाइम पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है, हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव मेनली हमें ध्यान में रखना होता है, और क्या क्या चीजें हम फीमेल से पूछते हैं और लिखते हैं, ठीक है। टू एसेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर एंड फीटस, to assess the fetal gestational age and to obtain the baseline investigation। जब एक बार फीमेल आती है तो खुद ही आप देखो, पहले कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, पहले कितने बच्चे हैं, ठीक है, इससे पहले आपने कभी कंसीव किया है या पहली बारी है, उससे अबॉर्शन हुआ है, कितने बच्चे लाइव हैं, अगर बच्चा हुआ है तो कितने वीक्स पे हुआ है, नॉर्मल हुआ था, सिजेरियन हुआ था, ये सारी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ली जाती है। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, हस्बैंड को कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, इन सब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी बीमारी जो अभी आपको रिसेंटली हुआ हो, या फिर कोई इंजेक्शन आपने लिया हो, या फिर कोई ऐसी दवाई आप खा रहे हो, ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री में लिया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड फीटस के बारे में पूछा जाएगा। कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, कंसीव किया तो कुछ ब्लीड हुआ, कुछ हुआ, इस तरह से। फीटल के जेस्टेशनल एज का पता लगाया जाता है कि कब, तो आपका एलएमपी पूछा जाता है फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, वहां से पूछ के फिर काउंट करके फिर क्या पता लगाया जाता है, ईडीडी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जेस्टेशनल एज एंड ऑब्टेन द बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन के बारे में सारा लिख देते हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं, जितने भी सीवीसी, थायराइड प्रोफाइल, सब कुछ जितने भी है, सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं, जनरल जो भी बेसलाइन जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो फीमेल को लिख दिया जाता है, ठीक है, शुगर टेस्ट, सारे टेस्ट। टू ऑर्गेनाइज कंटिन्यू ऑब्स्टेट्रिकल केयर एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक है। और अगर लगता है कि फीमेल पहले से ही हाइपरटेंशन है, उसकी मेडिसिन ले रही है, या फिर पहले से ही फीमेल को डायबिटीज है, उस फीमेल ने कंसीव किया है, तो क्या रिस्क हो सकता है, तो वो सारे ऑर्गेनाइज कंटिन्यू ऑब्स्टेट्रिकल केयर एंड रिस्क असेसमेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग हर फीमेल को ट्रीट किया जाता है। तो ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर आपने सबसे पहले क्या, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहां पे क्या देखोगे कि वहां पे क्या किसके बारे में लिखा हुआ है, GTPALS पैरिटी, सब वहां पे मेंशन किया है डॉक्टर ने पूछ के कि क्या क्या फीमेल ने बताया है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया, ईडीडी, ठीक है। यहाँ पे फीमेल से क्या पूछा, आपका फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बताओ, पहला पिछला पीरियड कब आया था, कौन सी डेट में आया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या बता देते हैं, आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है ये रहने वाला है, ये डिलीवरी इस डेट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां तक होगा, चाहे 5-7 दिन आगे पीछे हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस के बारे में मैंने बताया था, पास्ट इलनेस के बारे में, कोई सर्जिकल उसकी हिस्ट्री तो नहीं है, मेडिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए वो मेडिसिन ले रही हो। फैमिली हिस्ट्री के बारे में, मदर को, आपके मदर फादर को, या फिर आपके हस्बैंड के मदर फादर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक डायबिटीज, शुगर, किसी चीज की दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर फीमेल के मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है इससे एडीडी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड की लेंथ बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ईडीडी को जो है निकालते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो फर्स्ट विजिट में किया जाता है। तो ये सारी चीजें तो मैंने बता ही दिया आपको, रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एडीडी करते हैं,
ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी वही जो मैंने बताया है वही चीज मेंशन है। अब एंटीनेटल एडवाइस आप क्या देते हो, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल थेरेपी, ठीक है। एडवाइस तो देखो विजिट के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, बाकी मैं अल्ट्रासाउंड में बताऊंगी। अल्ट्रासाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड करते हैं फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल, वो अल्ट्रासाउंड वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जनरली है कि फीमेल विजिट के लिए आती है, कितनी विजिट होती है, फर्स्ट विजिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट विजिट में आप क्या क्या चीजें फीमेल को एडवाइस करते हो सारे टेस्ट कराने होते हैं। इसके अलावा आप जो है इन्वेस्टिगेशन में बताऊंगी, लाइक आपको बताऊंगी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करते हैं, कितने वीक्स पे करते हैं, अल्ट्रासाउंड लेवल 1 करते हैं, लेवल 2 करते हैं, लेवल 3 के लिए फीमेल को जब बुलाते हैं तो करते हैं, तो वो कितने कितने वीक्स पे करवाया जाता है। तो वो सब अलग टॉपिक है। अगर यहाँ पे इस टॉपिक में मैं इंक्लूड करूँ कि मुझे पता है आप इस टॉपिक में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हो, और वही सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को याद नहीं रख पाओगे। इसलिए अलग अलग टॉपिक मैंने बना दिया है, छोटे छोटे से टॉपिक है जिसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो अब न्यूट्रिशन के बारे में मैं बता दूं सॉरी न्यूट्रिशन के बारे में बता दूं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन फीमेल को दिया जाता है। जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा कैलोरीज हम फीमेल को कितना देंगे, पहले भी मैंने बताया है, जितना फीमेल अपने डाइट में लेती है उतना तो लेना ही है। एक्स्ट्रा में कितना लेना है, 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना है। अगर फीमेल लैक्टेशन पीरियड में होती है तो फिर कैलोरीज इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फीमेल की बढ़ जाती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी कितनी होगी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे प्रेगनेंसी में प्लस 10 ग्राम। मान लो एक फीमेल 50 kg की है तो 50 ग्राम तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा 10 ग्राम प्रोटीन की जरूरत उसे प्रेगनेंसी में और पड़ती है। लैक्टेशन में प्लस 20 हो जाएगा। यहीं पे कैल्शियम रिक्वायरमेंट की बात करें, what is the recommended daily allowance of calcium during pregnancy, what is the calcium requirement during pregnancy, तो आप बोलोगे यहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी और टोटल कितना होगा 1200 mg, या फिर इसी को एग्जाम में पूछा था तो 1.2 ग्राम रिकमेंडेड डेली अलाउंस। यही रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, यही जो है डेली फीमेल को लेना है। इतना नहीं कि इतना एक्स्ट्रा लेना नहीं, टोटल पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम 1200 mg, ठीक है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी हमें फीमेल को देना होता है, ठीक है। 40 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इतना हमें देना होता है फीमेल को, या फिर 10 mg पर डे के हिसाब से आप बोल सकते हो। दोनों को एक साथ नहीं देना है, जैसे आपने विटामिन डी ले कैल्शियम खाओ और विटामिन डी एक साथ में नहीं, एक को सुबह में एक को शाम में, थोड़ा सा गैप रख के या 2 घंटे का गैप रख के आपको देना है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सप्लीमेंटेशन में आपको याद रखना है कि फीमेल को हमें डाइट में एक्स्ट्रा देना होता है। मैंने आयरन और फॉलिक एसिड के बारे में भी आपको बताया था कि आयरन की रिक्वायरमेंट्स, आयरन के बारे में बताया था ना, लास्ट क्लास आपने देखा होगा। तो आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना रहता है, अगर मैं आयरन रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, आयरन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मैंने बोला था टोटल आयरन जो होता है 1000 mg होता है, फीटस को 300 mg चाहिए होता है। पूरी प्रेगनेंसी में अगर हम देखें तो हमें कितना चाहिए, अगर उस हिसाब से देखो 40 to 60 mg पर डे के हिसाब से हमें चाहिए होता है, क्योंकि डाइट में कितना एब्जॉर्ब होता है, जितना लेती है फीमेल उसका 10% ही एब्जॉर्ब होता है। इसलिए अगर हमसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस पूछा जाएगा तो 40 to 60 mg पर डे, ठीक है। ये क्या रहता है आयरन रिक्वायरमेंट्स, और इसी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि पता है पूरा डाइट से फीमेल इतना नहीं ले सकती है, इसलिए क्या किया जाता है, फीमेल को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, आयरन दिया जाता है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। और मैंने बताया था फॉलिक एसिड तो बिफोर प्रेगनेंसी से भी, जैसे प्लान करिए तब से ही फीमेल को दे सकते हैं, और किस लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे में प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन फीमेल को पता चला है बुकिंग विजिट के लिए, उस दिन से हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन फीमेल को बोलते हैं स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन जो आयरन फेरस सल्फेट होता है वो हम कब देते हैं, इन 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से फीमेल को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन होता है, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब टैबलेट्स हम देते हैं, टैबलेट्स ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टू द फीमेल। अब इससे एम्स दिल्ली ने नॉट सेट 4 में एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आयरन एंड फॉलिक एसिड, इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो टैबलेट्स हैं, ये टैबलेट्स हमें कितने देने चाहिए। मान लो एक फीमेल का HB चेक किया है, एक फीमेल है जिसका HB चेक किया है,
ध्यान से देखना, और उस फीमेल का जो हीमोग्लोबिन है वो 10 से 11 के बीच में है ग्राम, और एक फीमेल है जिसका हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम परसेंट है। तो बताओ इन दोनों का जो आयरन रिक्वायरमेंट होगा वो सेम होगा? जो आयरन की आप टैबलेट्स दोगे इन दोनों फीमेल को सेम दोगे क्या? आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, तो एम्स नॉर्सेट 4 में जो क्वेश्चन पूछा था वो इसी से रिलेटेड था। अगर किसी फीमेल का हीमोग्लोबिन 10 से 11 के बीच में होता है, 10 से मतलब ज्यादा होता है और 11 से कम, 10 से 11 के बीच में है, तो आप उसे एक टैबलेट देते हो। एक टैबलेट तो क्या हर 12 होगा या किसी का ज्यादा भी होगा, 10 से ऊपर जिसका भी होगा, आप सीधा लिख सकते हो इफ द हीमोग्लोबिन इज मोर देन 10 देन आप एक टैबलेट दोगे, ठीक है। लेकिन उसका हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 10 होता है देन उसे हम क्या देते हैं, 2 to 3 टैबलेट्स पर डे हम देते हैं। तो आपको समझ में आ गया, वहां पे आंसर यही इसी से रिलेटेड दिया हुआ था कि हम सप्लीमेंटेशन आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन 1 टैबलेट्स और 2 to 3 टैबलेट्स पर डे करेंगे। तो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग यही था, इफ द हीमोग्लोबिन इज लेस देन 10 देन सप्लीमेंटेशन ऑफ 2 to 3 टैबलेट्स पर डे, if the hemoglobin is more than 10 then supplementation of 1 tablets per day। वो तो हमें हर एक फीमेल को देना होता है, ठीक है। और कब देते हैं, क्या देते हैं, वो ऑलरेडी मैंने पहले वाले क्लास में भी बताया था और अभी भी मैंने आपको बताया है। वो चीज ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे टैबलेट्स की जरूरत पड़ती है। डाइट में कितना भी आप देते हो फिर भी आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हम हर एक फीमेल को प्रेगनेंसी में देते हैं। अकॉर्डिंग टू द अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी मैंने बताया था कितना हमें देना होता है। फिर कैल्शियम की टैबलेट भी फीमेल को देते हैं, प्रोटीन पाउडर भी फीमेल को पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बॉडी की जो है इन प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। हम खाने की तो नहीं बढ़ा सकते कि पहले जितना खाते थे अभी इतना भर के प्रेगनेंसी में खाने लग जाए, या एकदम से हैबिट आ जाए कि इतना सारा खाना खाने की, वो तो एकदम से नहीं हो पाता। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए हमें इन सप्लीमेंटेशन को ऊपर से देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अब एंटीनेटल हाइजीन के बारे में बात करते हैं। एंटीनेटल हाइजीन का मतलब एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो रेस्ट एंड स्लीप, बाउल बाथिंग, क्लॉथिंग, ये सारी चीजें क्या क्या है उसके बारे में मैं एक एक लाइन यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। रेस्ट एंड स्लीप, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फीमेल को हमें रेस्ट एंड स्लीप के लिए बोलना है। हाँ जैसे मैंने बोला था ना, आराम करने के लिए बोलो, ठीक है, आराम के लिए बोलो। हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है, बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं होना है, स्टैंडिंग नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन बेड पे बैठे रहना है, ठीक है। रेस्ट करने के लिए बोलना है, सोने के लिए बोलना है। और इसमें इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है, ये तो सभी सोते हैं तो इसमें हमने क्या एक्स्ट्रा बता दिया, हमें ये बताना है इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप लेटते हो तो सीधा ऐसे एकदम करके नहीं लेटना है। ये एक डायग्राम भी मैंने बना के आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, डायग्राम याद आ जाएगा आपको देखते ही। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। अगर आप सुपाइन पोजीशन में इस बच्चे को लेके, सुपाइन पोजीशन में इस बच्चे को लेके लेटते हो तो इसके वेट की वजह से, आपके ग्रेविड यूट्रस के वेट की वजह से आपका इंफीरियर वेना कावा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और इसके कंप्रेशन की वजह से वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है यूट्रस को कम मिलेगा, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से, और फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है डियर, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इन द लेटर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हमें बताना होता है रेस्ट करो, सो आप स्लीप भी करना है लेकिन सुपाइन पोजीशन में नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, अवॉइड सुपाइन पोजीशन, इस पोजीशन में आपको नहीं लेटना है, इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट पोजीशन क्या एडवाइस करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन एडवाइस टू द फीमेल इज द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आप क्या करोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आराम करोगे। समझ में आया? क्योंकि आप बताओगे नहीं तो बोलेगी मुझे तो सोने के लिए बोला है, मैं तो सोती रहती हूँ तब भी मुझे चक्कर आते रहते हैं। अरे चक्कर क्यों आ रहा है, आपको सिंकोप क्यों हो रहा है, आपका बीपी डाउन क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि आपका सुपीरियर वेना कावा कंप्रेस हो रहा है। आप सुपाइन पोजीशन में लेटे रहते हो पूरे दिन, आप राइट लेटर गलत पोजीशन में पूरे दिन लेटे रहते हो और फिर बोलते मुझे तो खड़े होते ही चक्कर आ रहा है, मैं फिर से लेट जाती हूँ। अरे भाई आपके में कमजोरी नहीं आ रही है, आपके अंदर क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो रहा है आपको। तो इसीलिए इतना भी आराम के लिए नहीं बोलना है कि 24 घंटे लेटो। हाँ 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो जरूरी है, वो आराम करो, एक पोजीशन में ज्यादा टाइम तक मत रहो, ठीक है। चलो एक एडवाइस दे दिया।
बाउल केयर के लिए बोलना है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो क्या करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो हमें फीमेल को क्या बोलना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है, रफेज इन डाइट लेना है, और फीमेल को लिक्विड जो है प्रॉपर लेना है। ठीक है, तो ये एक बाउल केयर में हो गया। बाथिंग, भाई केयर हाइजीन तो रखना ही है ना नहाने के लिए, ये नहीं कि प्रेगनेंसी है कहीं मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए, ठंड का मौसम चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको बोलना है, आपको प्रॉपर ऐसा कुछ भी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता कि नहाने के लिए डॉक्टर मना करे या खाना खाने के लिए मना करे या जो भी मन हो रहा है उसके लिए मना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये बाथिंग के लिए, बाउल के लिए, क्लोथिंग और शूज और बेल्ट से रिलेटेड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे टाइट फिटेड क्लॉथ्स नहीं पहनना है। ठीक है, अगर मान लो प्रेगनेंसी में साइज हो, थोड़ा सा बॉडी का क्या होता है, बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो पहले वाले कपड़े को अगर ट्राई करोगे, अरे नहीं आ कैसे नहीं, मेरा तो फेवरेट था, मुझे तो यही पहनना है, अरे नहीं, लूज क्लॉथ्स पहनने। ठीक है, क्लॉथ्स में क्या, लूज, आप भी कंफर्टेबल रहो। शूज जो है हाई हील्स को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड हाई हील्स, हाई हील्स, हाई हील्स को अवॉइड करना है। पोस्चर आपको पता है ना, ऑलरेडी ये पोस्चर्स होता है, और एकदम हील्स पहन के पोस्चर्स एकदम क्या हो जाएगा, फीमेल गिर जाएगी, उसे बैक पेन जो है और ज्यादा प्रॉब्लम बैक पेन का होगा। तो उसके बैक में पेन को कम करने के लिए हम बोलते हैं, या फिर पोस्चर ऑल्टर ना हो जाए, ऑलरेडी लॉर्डोसिस वाली पोजीशन आप याद कर लो, वैसी पोजीशन फीमेल की हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पाइनल कर्वेचर हो जाता है, और उसमें भी अगर फीमेल हाई हील्स पहनती है तो और ज्यादा फीमेल को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फीमेल गिर सकती है, क्योंकि वहां पे क्या बैलेंस जो है थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो फीमेल सीधा धड़ाम, समझ में आ गया, तो हाई हील्स अवॉइड करना है। और बेल्ट जो है, जैसे कार सीट बेल्ट वगैरह की बात करें तो वो ऊपर से नहीं लगाना है, एब्डोमेन के नीचे फीमेल लगा सकती है। तो ये भी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। क्वाइटस एक्ट के बारे में क्वेश्चन, क्वाइटस एक्ट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देखो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट अगर किसी फीमेल को ये, इससे प्रॉब्लम क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं, क्वाइटस एक्ट वैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ओनली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्वाइटस एक्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फीमेल का एबॉर्शन भी हो सकता है, तो हाई रिस्क हो सकता है। इस वजह से इसको क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बट कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस केस में है, जिस केस में फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उन सब केस में क्या करते हैं, क्वाइटस एक्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। समझ में आ रहा है, क्वाइटस एक्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग का पता नहीं है, कारण पता नहीं, बट कंटिन्यू वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया है फीमेल को, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, वेजाइनल ब्लीडिंग, एबॉर्शन के लिए थ्रेटेंड एबॉर्शन डॉक्टर ने डायग्नोस कर रखा है, तो ये सब अगर कंडीशन होता है उस केस में क्वाइटस एक्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वैसे अगर पूछा जाए नॉर्मली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, तो क्वाइटस एक्ट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओनली रेस्ट्रिक्ट के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ हार्मोन सिक्रेट होंगे फीमेल की बॉडी में जो क्या करेंगे, प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं और प्री मेच्योर लेबर करवा सकते हैं, एबॉर्शन हो सकता है फीमेल का, इस वजह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेवलिंग। देखो ट्रैवलिंग के लिए ऐसे मना नहीं है, ट्रैवल कर सकती है, बट जो एयर ट्रैवलिंग की बात मैं करूं तो एयर ट्रैवलिंग के लिए अगर किसी फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया है, हार्ट डिजीज है, या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, उन सब केसेस में क्या किया जाता है, जैसे प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया की प्रॉब्लम है फीमेल को, प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है फीमेल को, तो एयर ट्रैवलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और एयर ट्रैवलिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। समझ में आ रहा है, तो 36 वीक के बाद तो वैसे हम मना कर देते हैं एयर ट्रैवलिंग। ठीक है, एयर ट्रैवलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है ट्रैवलिंग में, इफ द फीमेल having placenta previa, if the female having pregnancy induced hypertension like eclampsia और pre-eclampsia डायग्नोस किया हुआ है फीमेल को, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया है, या फिर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, इन सब केसेस में क्या किया जाता है,
एयर ट्रेवलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एयर ट्रेवलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। समझ में आया? समझ में आया? तो ये सब पॉइंट कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपका प्रीलिम्स अप्रोच क्वेश्चन भी हो सकता है वन लाइनर में, इसलिए ध्यान से रखना। स्मोकिंग और अल्कोहल तो भाई सबको ही मना किया जाता है, तो प्रेग्नेंट फीमेल को हम क्यों बोलेंगे? ठीक है, तो स्मोकिंग नहीं करना है, IUGR बेबी होगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, और अल्कोहल भी हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। मीन्स ये दोनों चीज नहीं लेना है, रेस्ट्रिक्ट करना है इन दोनों को। फीमेल को प्रेगनेंसी में क्या, फीमेल को क्या, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम होगी इससे? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर फीमेल स्मोकिंग करती है तो स्मोकिंग की वजह से उसके बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्मोकिंग की वजह से उसका बच्चा कैसा हो सकता है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड बेबी हो सकता है। और किसी फीमेल ने बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया है तो उसकी वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जो है, आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे, वो हो जाता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो इसीलिए अल्कोहल को भी क्या मना किया जाता है, प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। उस बच्चे के नाक छोटे हो जाते हैं, आंख छोटे हो जाते हैं, मुंह ये वाला पार्ट वाइड हो जाता है। तो आप फेशियल फीचर्स भी बताया जाता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में बच्चे के जो फेशियल फीचर्स होते हैं एकदम चेंज हो जाते हैं। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा क्या होगा, इरिटेट रहेगा, क्राई करेगा, दूध नहीं पिएगा। अरे आपने प्रेगनेंसी में तो पूरा भर भर के अल्कोहल पिया है, तो बच्चा दूध कैसे पिएगा? वो बहुत ज्यादा रोता है, क्या बोलेगा, मुझे अल्कोहल ही पिलाओ, दूध मुझे पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे फीचर्स को याद करने के लिए, क्लिनिकल फीचर्स को इस तरह से हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में याद कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पीडियाट्रिक में इसके बारे में पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, और यहां पे याद रखना है जो लाइव वैक्सीन होता है इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और किल्ड वैक्सीन ले सकती है फीमेल। ठीक है, किल्ड वैक्सीन ले सकती है, बट लाइव वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, ये सब जो है क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीन नहीं लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में, माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन क्या आया हुआ था, आइडेंटिफाई द माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मतलब ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑप्शन तो 4 ही होते हैं, 4 ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं इनमें से बताओ कि कौन सा माइनर एलिमेंट्स नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, सारे हैं एक को छोड़कर, वो बताना था। तो ये सारे ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या होता है माइनर एलिमेंट्स का मतलब है क्या? सबसे पहले जो माइनर एलिमेंट्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है? माइनर एलिमेंट्स का मतलब होता है फीमेल को प्रेगनेंसी में होने वाले वो छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है उनको हम माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे ही पता है हार्मोनल चेंजेस होगा, एससीजी का लेवल बढ़ेगा, तो फीमेल को क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होगी। तो ये जो नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है डियर, किस हार्मोन की वजह से होता है? ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एससीजी हार्मोन। और इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, एससीजी का हार्मोन कब ज्यादा हाई होता है, कब लो लेवल अपने कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, कब अपने पीक पे होता है, कब से ये स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें एससीजी वाले टॉपिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना है। एससीजी इज अ हार्मोन, और आपको पता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फीमेल को क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, सबसाइड हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो फीमेल को आप क्या एडवाइस करोगे, इतना ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है फीमेल को, इतना इतना खाओ, इतना इतना खाओ, नहीं। तो जो माइनर एलिमेंट्स है ना, उसमें आपको आपका काम पता होना चाहिए, आप फीमेल को बताओगे देखो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से होता है। और सुबह खाली पेट में फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अपने पास कुछ बिस्किट वगैरह या कुछ चिप्स जो भी आपको रहता है वो अपने पास में रखो, और ब्रश करने से पहले ही बोले नहीं नहीं मैं तो ब्रश करके खाऊंगी, फिर आप बोलना कि फिर ठीक है, फिर तो वॉमिटिंग होगा। कि जैसे फीमेल उठती है ना, तो एकदम से फीमेल को वॉमिटिंग सा फील होता है, तो फीमेल को बोलना है अपने तकिए के पास, अपने पिल्लो के पास ही क्या करना है, चिप्स या बिस्किट रखना है, उठते ही एक बिस्किट खाना है, जिससे हम बोलते हैं जैसे ड्राई बिस्किट खा रही है, कुछ खा रही है, उससे वॉमिटिंग कम होता है, सप्रेस होता है। नहीं बहुत ज्यादा ही हो रहा है, फिर तो एंटीएमेटिक लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या लेना पड़ेगा, एंटीएमेटिक टैबलेट्स आता है, आप ये खाओ बहुत ज्यादा हो रहा है तो। नहीं तो वैसे ही ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, होता है, तो आप जो भी पसंद है वो खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लो। ठीक है, और आप सो के उठते जब हो तब वहां पे क्या करो, आप बिस्किट वगैरह ले लो। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल एडवाइस जो हम देते हैं फीमेल को। बैक एक मैंने बोला था ना, ये भी एक माइनर एलिमेंट्स है।
बैक एक फीमेल को होता क्यों है, बैक पेन की प्रॉब्लम क्यों होता है फीमेल को, क्योंकि वहां पे फीमेल का पोस्चर चेंज हो जाता है, फीमेल का जो स्पाइन का कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है, लॉर्डोसिस, इस तरह से मैंने बोला ना ग्रेविड वेट ऑफ यूट्रस बढ़ेगा जिसकी वजह से स्पाइन का कर्वेचर कैसा हो जाएगा, लॉर्डोसिस का हो जाएगा, और फीमेल को क्या रहता है, बैक एक की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम फीमेल को क्या बोलते हैं, एक तो हाई हील्स अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, फीमेल को रेस्ट के लिए बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक्सरसाइज, एंटीनेटल एक्सरसाइज भी होते हैं कुछ, ठीक है, एंटीनेटल के एक्सरसाइज भी होते हैं, तो वो भी फीमेल को बताना है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि फीमेल को प्रेगनेंसी में डंबल संबल उठाने, नहीं, सिंपल वॉकिंग बोलते, 30 मिनट्स तो आपको खाना खाते हो तो वॉक करना है, ऐसा नहीं है खाना खाया एकदम ऐसे सो गए बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं। तो जो ब्रिस्क वॉकिंग होता है, फास्ट वॉकिंग होता है, उसके लिए हम फीमेल को बोलते हैं। लेग में, बैक के लिए, हैंड के लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिसके लिए हम फीमेल को बोलते हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी में क्या होता है, वैसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, जो कि आपने ऑलरेडी 3 पार्ट में मैंने बताया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे फीमेल के बैक पेन के लिए, लेग क्रैम्प्स के लिए फीमेल को एडवाइस किया जाता है एक्सरसाइज, ठीक है। अलग से मैं उसका अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लेना, बहुत सारे एक्सरसाइज है जो यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे हैं हमारे। जैसे लेग क्रैम्प्स का मैं एग्जांपल दूं तो इस तरह से लेग को स्ट्रेट करके उसके नी को एक्सटेंड करते हैं, और जो ये फुट वाला पार्ट होता है उसको डॉर्सी फ्लेक्स करते हैं, जिससे फीमेल का जो लेग क्रैम्प्स है वो मतलब उसमें आराम मिलता है, फीमेल को पेन नहीं होता। तो ये लेग के लिए इस तरह का एक्सरसाइज होता है। वैसे यहाँ पे भी बैक एक के लिए भी एक्सरसाइज जो है फीमेल को बताना होता है, फीमेल को रेस्ट के लिए बोलना है, और हाई हील्स को अवॉइड करना है, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, हाई हील्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीजें फीमेल को बताना है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, आपको पता है कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डियर, कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन, कौन सा हार्मोन, progesterone hormone is responsible because progesterone hormone act as a smooth muscle relaxant, smooth muscle relaxant की तरह काम करता है, ठीक है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। और क्या करेगा, अभी मैंने बताया था फीमेल को माइनर एलिमेंट्स है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों होगा, तो एक्सेप्ट में कौन सा, डायरिया जाएगा, आप किसको सेलेक्ट करोगे, माइनर एलिमेंट्स कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया यहाँ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। देखो 4th पॉइंट में वही आ गया, लेग क्रैम्प्स, और लेग क्रैम्प्स में मैंने बताया था क्या करना है, फीमेल को एक्सरसाइज के लिए बोलना है, एक्सरसाइज के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पे भी फीमेल को क्या एक्सरसाइज बोलना है, कि आप इस तरह से लेटे हो, अपने फुट को क्या करना है, ये जो आपका फुट वाला पार्ट है, इस तरह से फुट वाले पार्ट को डॉर्सी फ्लेक्स करना है, क्या करना है डियर, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, एंड ये जो नी वाला पार्ट है, इस नी वाले पार्ट को क्या करना है, एक्सटेंड, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, एक्सटेंशन ऑफ नी एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट। इस तरह से क्या होता है, जो लेग क्रैम्प्स हो रहा है, लेग पेन हो रहा है फीमेल को, वो प्रिवेंट होता है। तो या तो फीमेल खुद से कर सकती है, डायग्राम्स शायद मैंने इसमें ऐड किया है या नहीं, हाँ देखो इसमें डायग्राम है, इस तरह से ये वाला डायग्राम्स आप देख सकते हो। इस फीमेल ने क्या, ये प्रेग्नेंट फीमेल है जिसने अपने नी को, ये नी वाला पार्ट है, इसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है, नी वाले पार्ट को एक्सटेंशन इस तरह से प्रेस करना है, या फिर फीमेल खुद से भी कर सकती है, या फिर अपने पार्टनर का भी हेल्प कर सकती है, जिसके नी को इस तरह से प्रेस करना है, और ये जो फुट वाला पार्ट है इसको क्या करना है, डॉर्सी फ्लेक्स करना है, ये वाला देखो आगे की तरफ ला रही है ना, यहाँ अपने हाथ से आगे की तरफ ला रही है, तो खुद से भी फीमेल कर सकती है, इस तरह से अपने फुट को क्या करना है, डॉर्सी फ्लेक्स करना है, ये फुट वाला पार्ट है उसको ऐसे डॉर्सी फ्लेक्स करना है, समझ में आया। तो एक्सटेंशन ऑफ नी एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, ये फीमेल का क्या रहता है, ये फीमेल का लेग क्रैम्प्स होता है, तो एक्सरसाइज बताया जाता है। तो मैंने कुछ ही यहाँ पे डायग्राम्स डाले हैं, वैसे बहुत सारे एक्सरसाइज के स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हो, फीमेल को बता सकते हो, आप तो क्यों करोगे, आप भी कर सकते हो एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, एसिडिटी और हार्टबर्न, और क्या माइनर एलिमेंट्स में आता है, एसिडिटी, हार्टबर्न, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, जो क्या करेगा, इसोफेजल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा, जिससे फीमेल को क्या, हार्टबर्न की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी रहता है। तो यहाँ पे फीमेल को क्या बोलना है, आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लो, ठीक है, एक तो खाने के लिए बोलो कैसे कैसे खाना है, दूसरा आप ज्यादा स्पाइसी या ऑयली को अवॉइड करो, स्पाइसी एंड ऑयली सब्सटेंस जो है उसको अवॉइड करो, ऐसे सबको ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फीमेल को बोलना है क्योंकि इससे एसिडिटी, हार्टबर्न की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। और वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन इसके लिए भी, क्योंकि देखो रेस्ट के लिए बोलना है, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग को, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग को क्या करना है, उस फीमेल को अवॉइड करना है,
ऑलरेडी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम फीमेल को क्यों हो रहा है? ड्यू टू द वेट ऑफ ग्रेविड यूट्रस क्या होता है? कंप्रेशन होता है किसका? फीमोरल वेन का। फीमोरल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर क्या होगा? फीमेल को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, फीमेल को एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, एंकल एडिमा की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो एंकल एडिमा होता है, मेनली एंकल एडिमा इज अ फिजियोलॉजिकल एडिमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन फीमेल के अगर किसी अदर बॉडी पार्ट्स में और जो रेस्ट करने पे एडिमा रिलीव हो जाता है इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एडिमा। लेकिन एंकल के एबव एडिमा हो रहा है, या फिर हो सकता है किसी कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या फिर जो रेस्ट करने से एडिमा रिलीव नहीं होता है, देन दिस टाइप ऑफ एडिमा इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल एडिमा, ठीक है। पिटिंग एडिमा आएगा, फिजियोलॉजिकल एडिमा। तो इस तरह से एडिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और क्या है? हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम फीमेल को हो रहा है, देखो कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स, टाइलिज्म। टाइलिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव सलाइवेशन कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन कर रहा है, एक्सेसिव सलाइव, अभी रात में 12 बजे मुझे कच्ची वाली आमी खानी है तो खानी है, ठीक है। तो वो जो खट्टा खाने का फीमेल को मन कर रहा है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है। टाइलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन होना। ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि फीमेल की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फीमेल में इतने सारी चीजें चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? टाइलिज्म। सिंकोप की प्रॉब्लम मैंने बता दिया आपको, सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना है, अवॉइड सुपाइन पोजीशन, अवॉइड सुपाइन पोजीशन। और डायरेक्टली, एक तो सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना है, दूसरा कभी भी पोजीशन को एकदम से चेंज नहीं करना कि हम लेटे हुए थे एकदम से खड़े हो गए तो फीमेल का सिर घूमेगा और गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पोजीशन को क्या करना है, जैसे आप लाइंग डाउन पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आना है, सिटिंग से फिर स्टैंडिंग पोजीशन में जाना है। तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंटली चेंज द पोजीशन, डायरेक्टली डोंट चेंज द पोजीशन डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या करना है, पोजीशन को स्लोली चेंज द पोजीशन, यू हैव टू चेंज स्लोली, चेंज पोजीशन, डायरेक्टली नहीं करना है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर इमीडिएटली फीमेल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में एकदम से खड़ी हो जाएगी तो फीमेल का सिर घूमेगा, सिंकोप की प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो अवॉइड सुपाइन पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन को अवॉइड करके, और स्लोली चेंज द पोजीशन, ठीक है। चलो, एंकल एडिमा मैंने बोला है, एंकल एडिमा रेस्ट से, एडवाइज रेस्ट टू द फीमेल। आप फीमेल को एडवाइज करो रेस्ट को, और फीमेल रेस्ट करेगी तो ये एंकल एडिमा सबसाइड हो जाएगा। समझ जाओ ये फिजियोलॉजिकल एडिमा है, लेकिन रेस्ट करने पे अगर एडिमा सबसाइड नहीं होता है देन इट्स कॉल्ड एज अ पैथोलॉजिकल एडिमा। तो इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया। और वेजाइनल डिस्चार्ज भी फीमेल को यहाँ पे रहता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो डिस्चार्ज में मेनली ये होता है कि अगर फाउल स्मेलिंग है या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, थिक कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है, फिर तो फीमेल को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। जो वेजिनाइटिस के अंदर हम पढ़ेंगे, वेजिनाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, जहां पे फीमेल की वेजाइना से डिस्चार्ज होता है। मोस्ट कॉमन जो फीमेल में होता है प्रेगनेंसी में, वो मोनिलियासिस होता है, जिसका मतलब क्या है? मोनिलियासिस कैसा इन्फेक्शन होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से फीमेल की वेजाइना से थिक व्हाइट कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, मोस्ट कॉमन। और मोस्ट कॉमनली ये जेस्टेशनल डायबिटिक मदर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कहीं ये वेजिनाइटिस का टाइप तो नहीं है। अगर है तो देखो, ओरल मेडिकेशन को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे ज्यादातर अवॉइड करते हैं। हम लोकल एप्लीकेशन के लिए जो मेडिकेशन होता है वो फीमेल को देते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल को बैक्टीरियल वेजिनाइटिस भी फीमेल को हो सकता है, क्लाइमेडियल वेजिनाइटिस भी हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो वहां पे भी क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक, या फिर अगर कैंडिडियासिस ये होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, या फिर अदर लाइक ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? किसकी वजह से होता है? ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वहां पे फीमेल को हम क्या दे सकते हैं? मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो हम ट्राई यही करते कि ओरल ना दे, ठीक है, हम लोकल दे। उसके बाद अगर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी फीमेल को सेम रहता है तो फिर हम वहां पे ओरल मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, मेट्रोनिडाजोल, या फिर जो भी जिस तरह का टाइप का वेजिनाइटिस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये था क्या? माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हमारा क्या है नेक्स्ट? वार्निंग साइन। फीमेल को ये भी बताना है जब एंटीनेटल चेकअप पे आती है कि कब यहाँ पे आओगे हॉस्पिटल में, कोई ऐसे साइन जो आपके अंदर दिखे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे हम वार्निंग साइन बोलते हैं। आपको इमीडिएटली, अगर ये वार्निंग साइन आपको दिखे ना, तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल सेटिंग में आना और विजिट करना।
अगर आपको अननोन डिस्चार्ज, एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज लगता है, वेजाइना से कंटिन्यू हो रहा है, आपको लगता है यूरिन पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं चल रहा, यूरिन जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको बताना हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो फीमेल को, उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो गया हो, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। तो ये वार्निंग साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लीकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना अगर फीमेल को है तो आना है वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द अर्लीस्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, फीमेल को एकदम से ऐसा एब्डोमिनल पेन और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है ये भी एक वार्निंग साइन है। फीमेल को हेडेक और विजुअल चेंजेस हो रहे हैं, उसे लग रहा है कि हेडेक का मतलब ये नहीं कि हेडेक जैसे टैबलेट लिया और सबसाइड हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा हेडेक जो कि टैबलेट लेने से भी सबसाइड नहीं हो रहा है, एकदम सीवियर हेडेक हो रहा है उसको, और उसे आंखों से दिख नहीं रहा, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको, विजुअल चेंजेस हो रहे हैं, तो इमीडिएटली इट्स अ वार्निंग साइन। डिक्रीज और लॉस इन द फीटल मूवमेंट, उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे का मूवमेंट तो हो ही, कल से अभी तक सिर्फ एक मूवमेंट हुआ है या फिर उसे मूवमेंट ही फील नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल सेटिंग में जाना। इट्स ऑल्सो अ वार्निंग साइन। और फीवर जो कि हाई ग्रेड हो, समझ में आ रहा है, इफ हाई ग्रेड अननोन हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, हो सकता है कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसा कुछ है जो फीमेल को पता नहीं लग पा रहा है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल सेटिंग में जाना है। जो ऊपर के पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, द वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, और ये हर एक फीमेल को आपको बताना है, पता होना चाहिए फीमेल को, तभी तो वो हॉस्पिटल में आएगी, नहीं तो लगेगा नहीं ये तो बोला है कि प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और शायद कहीं वही चेंजेस तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, उसको वार्निंग साइन अलग से समझाना है कि इस तरह का अगर होता है ना तो आपको तुरंत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपके बच्चे पे भी कुछ रिस्क हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, इसलिए कभी भी हल्के में नहीं लेना है। वार्निंग साइन को आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है हॉस्पिटल सेटिंग्स में। ये एक साइन जो कि मैंने बताया था, अगर फीमेल हैविंग द लेग क्रैम्प्स, फीमेल हैविंग द लेग पेन, देन हम क्या करते हैं, फीमेल को एडवाइस करते हैं टू एक्सटेंड द नी एंड डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, जिससे फीमेल का लेग पेन जो रहता है बहुत, अगर मान लो कोई फीमेल वर्किंग है, खड़े रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा लेग क्रैम्प्स हो रहा है, वेरिकोज वेन हो रहा है, फीमेल को प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर फीमेल को वेरिकोज वेन होता है, अगर फीमेल को लेग क्रैम्प्स होता है, लेग में पेन होता है, तो इन केस ऑफ वेरिकोज वेन, इन केस ऑफ लेग क्रैम्प्स, लेग पेन, फीमेल को एडवाइस किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ नी। नी को इस तरह से क्या करना है, मैं अपना नी तो यहाँ तक नहीं उठा सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ नी को क्या करना है, इस तरह से नीचे की तरफ, इसके नी को नीचे की तरफ प्रेस करना है, मींस एक्सटेंड करना है इसको, यहां से प्रेशर देना है नीचे की तरफ, ठीक है, और यहां से फुट को क्या करना है, डॉर्सी, यहां से नीचे की तरफ प्रेशर देंगे नी पे, और आगे से फुट को क्या करेंगे, डॉर्सी फ्लेक्स, ठीक है, तो यहां से नीचे से प्रेशर देके रखेंगे, यहां से डॉर्सी फ्लेक्स करेंगे, और ये वाला एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होता है प्रेगनेंसी में टू प्रिवेंट द वेरिकोज वेन, टू प्रिवेंट लेग क्रैम्प्स एंड लेग पेन, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम के साथ इमेज बेस्ड मैंने आपको एक्सरसाइज बताया है, ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, कंप्लेन करती है, तो ये हम एडवाइस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंटीनेटल केयर के बारे में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजिट्स और जो मैंने माइनर एलिमेंट्स एंड वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बताया है, तो ये सारी चीजों को प्लीज रिवाइज करना, अपने माइंड में रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।